नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की कहानी। नितिका आज 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। नितिका की देवरानी विधि ने अपने हाथों से नितिका के लिए टिफ़िन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफ़िन, और नितिका के करीब पहुंची तो नितिका ने उसे गले लगा लिया। नितिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके दिमाग में अतीत की यादें किसी फिल्म की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से महानगरी बॉम्बे के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली विधि के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौते जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो नितिका पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज़ दिस, ये किस जमाने में जी रही है, गवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये हाईटेक युग है, हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो विधि, अजय ने हंसते हुए कहा। विधि आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सुकड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्ते कर दो, मैं मान लूँगी। विधि दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करके आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी नितिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली नितिका को किसी ठेस गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। नितिका ने अपने देवर अजय की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से कराने के लिए बहुत हैत मारे, परंतु अजय ने उसकी एक नहीं सुनी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के कई अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जूह स्कीम में स्टार बेटे बेटियों के साथ वह जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्म में अपना नसीब आजमा रही थी। नितिका किट्टी पार्टी, शॉपिंग व पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडर्न लड़की आए ताकि देवरानी जेठानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजय ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो नितिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भूनकर रह गई थी। अजय मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसे गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अजय को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक लहराते हरे भरे खेत, खेतों में फिदकती चिड़ियाँ, हरे भरे घन पेड़ और उनकी छाँव में नृत्य करते मोर, अमराइयों पर कूकती कोयल आदि ने अजय को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिन तक अपने दोस्त के घर में ही रुक गया। अपने दोस्त के विवाह में ही अजय ने विधि को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने विधि को गाते हुए और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की नींद ने अजय की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने विधि का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप विधि थी। सुमित के विवाह के बाद अजय ने विधि के बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी। उसने प्रवीण के पिता रविशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा विधि पंडित राम प्रसाद की बड़ी बेटी है। वह सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण विधि ने 10वीं तक पढ़ाई की है। स्कूल को अलविदा कह दिया था। विधि मेरी ही गोद में खेली है। लड़की बहुत संस्कारी, सुशील और बुद्धिमान है। विधि की आवाज़ बहुत मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छी गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने विधि के गीत तो सुने ही होंगे। अजय, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि विधि के विवाह की चिंता ने राम प्रसाद की नींद हराम कर दी है। उसने बिरादरी के कई लोगों से विधि को देखने आते, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। विधि से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। इस वर्ष पंडित जी की पत्नी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया पर उसे ना बचा सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस पर परिवार की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। रविशंकर प्रसाद ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजय, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और संस्कारी है।
अगर विधि तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। रविशंकर की बात से अजय के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। रविशंकर ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार जरूर बात कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पहले माता पिता से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, विधि तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैं ऐसी ही लड़की को अपना जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सके। विधि का मन ताल के स्वच्छ दल की तरह निर्मल है, जिसके भांति सहजता से झांककर ताल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहें तो विधि के पापा से बात कर सकते हैं। अजय उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक ही, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, रविशंकर ने कहा। अजय ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो नितिका भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजय, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाई फाई। अजय मुस्कुराते हुए और कुछ कहने ही जा रहा था, मगर नितिका ने अजय की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए नितिका मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजय के बड़े भाई रोहन ने नितिका को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक नितिका अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिन बाद अजय अपने माता पिता को लेकर विधि के गांव पहुंच गया। विधि सभी को पसंद आ गई। अजय की मम्मी ने तो विधि के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। नितिका की नाराजगी के बावजूद विधि इस घर की बहू बनकर आ गई। विधि को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी नितिका की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर विधि पर ताने कसती थी, लेकिन विधि ने मानो विनम्रता का चोला पहन लिया था। वह नितिका के तानों पर चूं तक नहीं कहती थी, चुपचाप सहन करती थी। विधि जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए उस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता, ये परिवर्तनशील होता है। एक दिन उसका वक्त भी बदलेगा। समय बीतता रहा। नितिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। विधि से नितिका इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। नितिका के बैंक जाने के बाद ही विधि का किचन में प्रवेश होता था। विधि के सास ससुर नितिका के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वह हमेशा खामोश रहते। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पू ने नितिका की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। नितिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं पैर और बाएं पैर पर गहरी चोटें आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से नितिका को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही अजय और विधि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। नितिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजय ने देखा कि नितिका आईसीयू में है। डॉक्टर ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में ही उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई हैं। उनके हाथ और पैर में गहरी चोटें लगी हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर में नितिका को होश आ गया।
डॉक्टर ने अजय को इशारे से अंदर बुलाया। अजय ने नितिका को बताया कि वह बिल्कुल ना घबराए, उनके हाथ पैर में ही चोट लगी है, सर में कहीं चोट नहीं आई। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजय को बताया कि नितिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है, उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अजय ने फ़ोन द्वारा रोहन को घटना की पूरी जानकारी दे दी। करीब 2 हफ्ते के बाद नितिका को अस्पताल से छुट्टी मिली। अजय और विधि के साथ नितिका घर आ गई। घर के दरवाजे पर नितिका को रोककर विधि ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का ग्लास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही विधि बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। नितिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने विधि को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रोते कंठ में बोली, विधि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हारी बेवजह परेशान भी किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भूलकर मेरी सेवा में समर्पित हो। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। विधि तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे अजय की पसंद पे गर्व है विधि। तुम्हारे बर्ताव ने एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़कियां अशिक्षित हो सकती हैं मगर असंस्कारी नहीं। तुम पारिवारिक एडिकेट की जीती जागती मूर्त हो। विधि प्लीज़ पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो, तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। यह तो आपका प्यार है भाभी, कहते हुए विधि ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हमें अंदर चले क्या। मुझे और अजय को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, ख़त्म हो गई है हमारी डायलॉग बाजी, आप सब भीतर आए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए विधि ने अपने दोनों हाथ नितिका की तरफ बढ़ा दिए, जिसे उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे विधि का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है। आपको बैंक में जाने में भी तो देर हो रही है, विधि ने कहा। ओह सॉरी विधि, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए नितिका ने विधि के हाथ से टिफ़िन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।